जय हिंद दोस्तों। पढ़ने वाले हैं सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर में अवमंदन, डैम्पर वाइंडिंग, इससे पहले वाली क्लास में मैंने लिया था। डैम्पर वाइंडिंग किस लिए करते हैं, इसका क्या उपयोग है, मैं बहुत अच्छी तरीके से बता दिया था डैम्पर वाइंडिंग के बारे में। तो सिंक्रोनस मोटर में जो डैम्पर वाइंडिंग का महत्व है वो बहुत बड़ा महत्व है। मैंने अल्टरनेटर में भी पढ़ा था डैम्पर वाइंडिंग और सिंक्रोनस मोटर में भी पढ़ा था डैम्पर वाइंडिंग। तो डैम्पर वाइंडिंग को मैं बता दिया था। अब उसके आगे डैम्पर वाइंडिंग से जुड़ी दो शब्द बताएंगे, जो दो वर्ड महत्वपूर्ण है निकल के आते हैं, वो चीज़ बताने का। तो डैम्पर वाइंडिंग यदि आप समझ गए होंगे तो फिर ये चीज़ आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो एक होता है पुल इन, एक होता है पुल इन टार्क, एक होता है पुल आउट टार्क। ये दो वर्ड जो होते हैं तो डैम्पर वाइंडिंग से संबंधित ही होते हैं। तो एक बार मैं शॉर्टकट में फिर से बता दूं कि डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है, फिर जाके हम इसको बताते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो डैम्पर वाइंडिंग वहाँ उसलिए हम यूज करते हैं कि जैसे हमारी कोई मोटर हो गई, बहुत स्पीड में चल, अपने एक सिंक्रोनस स्पीड में चल रही, उस पर लोड हम जो डाले हैं तो वो एक क्या है, नियत है। उस पर जो हम भार डाले हैं वो नियत है। यदि उस भार को चलती हुई सिंक्रोनस मोटर के शाफ्ट पर जो हमने भार डाला है तो उस भार को यदि हम अचानक हटा लेते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई चलती हुई मशीन है, सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मोटर, यदि उस पर हम अचानक भार बहुत ही ज़्यादा डाल दें, या फिर ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जो वोल्टेज हमारी होती है, वोल्टेज के साथ सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी को हम घटा बढ़ा दें। इन तीनों कंडीशन में उस जो सिंक्रोनस मोटर का एक नियत स्पीड है वो तो यूँ बना ही रहेगा, लेकिन उसके जो स्टेटर और रोटर के बीच में एक एंगल हमको मिलता है, अल्फा एंगल, उस एंगल के बीच में क्या हो जाएगा, एक दोलन उत्पन्न होगा। और दोलन का जो एम्पलीट्यूड है, आयाम है, वो बहुत ही ज़्यादा आगे पीछे होगा, जिससे हमारे मोटर की जो सिंक्रोनस मोटर है उसके टार्क में क्या होगा, दोलन उत्पन्न होने से आगे पीछे उसका मूवमेंट हो जाएगा। तो इससे हमारी स्पीड में क्या होगी, एक दोलन उत्पन्न होगा, मतलब बहुत ही स्पीड से वो कांपने लगेगी, उसमें कंपन उत्पन्न हो जाएगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए, इस दोष से बचने के लिए कि उस मोटर में वो जो वाइब्रेट हो रहा, दोलन हो रहा है, ऑसिलेशन, तो उस ऑसिलेशन दोलन को कम करने के लिए हम क्या किए, उसमें डैम्पर वाइंडिंग किए। डैम्पर वाइंडिंग हमेशा याद रखना है कि सैलिएंट पोल टाइप रोटर में ही किया जाता है। ऑप्शन में रख के पूछे कि किस प्रकार के रोटर में डैम्पर वाइंडिंग की जाती है, आपसे पूछे अल्टरनेटर की कंडीशन हो या फिर वह सिंक्रोनस मोटर की कंडीशन हो, तो दोनों ही कंडीशन में डैम्पर वाइंडिंग की जाएगी आपके सैलिएंट पोल टाइप रोटर में। तो फिर डैम्पर वाइंडिंग करते कहाँ हैं, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। तो डैम्पर वाइंडिंग जो है तो वो सैलिएंट पोल जो रोटर होते हैं तो उसके रोटर के जो पोल शूज होते हैं तो पोल शूज में हमारी डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। पोल शूज में डैम्पर वाइंडिंग करते हैं। अब पोल शूज इसके यहाँ पास कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं, ये इसके क्या हुए, पोल शूज है। इसी पोल शूज में जो हम कॉपर की राड को डालते हैं, जिसका नाम हम डैम्पर वाइंडिंग दिए हैं, तो यहाँ पोल शूज में इस प्रकार से हम उस राड को डाल देंगे और उसको हम क्या करते हैं, आंतरिक शॉर्ट कर देते हैं, इंटरनल शॉर्ट कर देते हैं, मतलब उसका एक बंद परिपथ बना देते हैं। तो डैम्पर वाइंडिंग कुछ इस प्रकार से हमने समझा था। डैम्पर वाइंडिंग का काम एक ही नहीं है यहाँ पास कि वह सिर्फ क्या करे, ऑसिलेशन को कम करे, अर्थात हंटिंग प्रभाव को कम करे, उसका एक जो दूसरा भी काम है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। तो आप जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, तो फिर सेल्फ स्टार्ट करने में भी उस डैम्पर वाइंडिंग का क्या होता है, रोल होता है।
वो कैसे सेल्फ स्टार्ट करती है। तो यहाँ पास जो हमने डैम्पर वाइंडिंग में यहाँ पास हमने क्या लिया था, एक रोटर को लिया था। अब इस रोटर में हमने कॉपर की छड़ को डाल दिया। तो कॉपर की छड़ हम, ये हो गई हमारी रोटर हो गई। अब इस रोटर में जैसे हमने स्क्वायरल केज रोटर में क्या किया था, कॉपर की छड़ डाल दिया था, कुछ इस प्रकार से स्क्रू कटी हुई तिरछा ऐसे डाल दिया था। तो इसी प्रकार से हम अंदर जो इसके डाले होंगे तो उसकी बनावट कुछ तिरछा ही इसी प्रकार से होगी। अब इसमें हमने शार्ट कर दिया, दोनों सिरे से शार्ट कर दिया। इसमें जो सिलेंड्रिकल बेलनाकार जो हमने रोटर यूज करते हैं उसको बोले तो स्क्वायरल केस जो होता है इसमें रोटर, तो उसमें इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसके वजह से क्या होती है, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस सिंक्रोनस मोटर की जो स्टार्ट होने की प्रक्रिया है वो ठीक उसी प्रकार से हो जाएगी जब इसमें हम डैम्पर वाइंडिंग कर देंगे, जिस प्रकार से स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है प्रारंभिक स्थिति में। लेकिन यहाँ पास स्टार्ट तो हो जाएगी सिंक्रोनस मोटर की, ये जो रोटर है ये घूमने लगेगी, यहाँ सिंक्रोनस स्पीड में रोटर में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा और ये घूमने लगेगी, स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो सिंक्रोनस स्पीड में घूम रहा है चुंबकीय क्षेत्र, तो वो स्पीड में यह रोटर नहीं घूमेगी, उससे 1 से 3% क्या रहेगी, कम ही रहेगी। कल मैंने आपको बताया था कि 2 से 3% कम रहेगी, लेकिन आपको दोनों डाटा मिलते हैं बुक में। तो आपको जो इम्पोर्टेंट अधिक है जो, तो उसको याद रखना है कि 1 से 3% क्या होगी, जो सिंक्रोनस स्पीड है तो उस सिंक्रोनस स्पीड से क्या रहेगी, कम रहेगी। तो 1 से 3% कम रहेगी। तो अब क्या करेगी, वो तो सिंक्रोनस स्पीड में घूमेगी नहीं, जबकि सिंक्रोनस मोटर को हमको सिंक्रोनस स्पीड में घुमाना है। तो फिर उस घूमने के लिए, उस स्पीड में घूमने के लिए इस रोटर में जो हमने डीसी सप्लाई दिया है वो सब सही है। इस स्पीड में घूमने के लिए क्या करेगी, यहाँ पास किसी क्षण एन होगा और इसमें एस होगा, या फिर यहाँ पास एस होगा, यहाँ पास एन होगा, यहाँ पास एन होगा। तो ये क्या होते हैं, एक स्थिर मतलब इससे कम स्पीड में यहाँ पास ये घूम रहे हैं, और ये क्या कर रहा, अपने एक निश्चित स्पीड में घूम रहा, अर्थात ये थोड़ा आगे है और ये क्या है, पीछे है। चूँकि इसकी जो स्पीड है तो 1 से 3% क्या है, कम है। तो यह थोड़ा ऐसे भी कह सकते हैं कि ये थोड़ा पीछे है। और 3 फेज इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड में नहीं घूमती, मतलब थोड़ा भी पीछे रहती है, उसमें स्लिप आ जाते हैं, इसके वजह से क्या होती है, पीछे रहती है। तो यहाँ पास इस मोटर को क्या करना पड़ेगा, जिस स्पीड में यह इसका चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है उसी स्पीड में ये भी घूमने के लिए क्या करेगी, एक टार्क उत्पन्न करेगी। उसी स्पीड में घूमने के लिए एक टार्क उत्पन्न करेगी, तो तब इसको इसके साथ घूम पाएगी, मैग्नेटिक रूप से कपल्ड होगी, जुड़ेगी। तो इसके स्पीड में घूमने के लिए क्या करेगी, जब यह मोटर एक टार्क उत्पन्न करेगी, उसको पाने के लिए एक अलग से तेज़ी से झटका लगाएगी और उसको क्या करेगी, मैग्नेटिक रूप से उसमें लॉकिंग हो जाएगी। फिर यह मोटर क्या करेगी, वह इसी स्पीड में घूमेगी जिस स्पीड में क्या घूम रहा था, इसके चुंबकीय पोल घूम रहे, चुंबकीय सिंक्रोनस स्पीड में चुंबकीय फ्लक्स घूम रहे थे, उसी स्पीड में यह घूमना चालू कर देगी। तो यहाँ पास जो हमने आपको एक शब्द शुरू में बताया कि 2 शब्द आपको हम बताने वाले हैं कि एक होता है आपका पुल इन टार्क। तो पुल इन टार्क फिर क्या है, तो जिस स्पीड में यह सिंक्रोनस, जिस स्पीड में यह आपका स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स घूम रहे हैं, उसी स्पीड में इसको रोटर को घूमने के लिए जो एक अलग से टार्क लगाना पड़ता है, टार्क उत्पन्न करना पड़ता है, टार्क इम्प्रूव करना पड़ता है। तो वही जो टार्क है, तो उसी टार्क को नाम क्या दिया गया, यहाँ पास पुल इन टॉर्क दिया गया। क्या नाम दिया गया यहाँ पास, इसका जो नाम है पुल इन टॉर्क। तो पुल इन टार्क का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि पुल इन टार्क क्या है। तो आपको सीधा सा सिंपल इसके बारे में बताना है कि सिंक्रोनस स्पीड में चुंबकीय फ्लक्स घूमते हैं आर्मेचर के, और इसके जो रोटर हैं तो वो क्या होते हैं, उससे 1 से 3% कम स्पीड में घूमते हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड में
इस रोटर को घूमने के लिए एक टार्क लगाना पड़ता है। तो जो टार्क लगाती है उस स्पीड में घूमने के लिए रोटर, तो उसी टार्क को हम क्या कहते हैं? पुल इन टार्क कहते हैं। पुल इन टार्क कहते हैं। तो आपको पुल इन टार्क समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पास दूसरा जो वर्ड निकल के आता है पुल आउट टार्क। तो फिर पुल आउट टार्क क्या होता है? पुल आउट टार्क। तो ये जो दूसरा शब्द निकल के आता है पुल आउट टार्क, तो यह पुल आउट टार्क क्या होता है? देखिए यहाँ पास सिंक्रोनस मोटर है, तो मैंने बताया कि इसमें क्या होते हैं, इस प्रकार से जो दो पोल हो गए, यहाँ पास इसके बीच में एक एक्सिस होगा, बिल्कुल सेंट्रल भाग में क्या होगा, एक एक्सिस हम बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। ये वाली क्या हो गई हमारी एन ध्रुव हो गई जो सिंक्रोनस स्पीड में घूम रही, और यह हो गई हमारी एस ध्रुव जो सिंक्रोनस स्पीड में नहीं बल्कि रोटर की स्पीड है। आर मतलब रोटर की स्पीड है। तो इसके बीच में यदि हम लोड डालें तो जो एक सिंक्रोनस और रोटर, इन दोनों के बीच में जो एक एंगल होता है अल्फ़ा एंगल, तो उस अल्फ़ा एंगल का मान मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम 90 डिग्री होता है। उस अल्फ़ा का मान कितना होता है? मैक्सिमम 90 डिग्री होता है। इस 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो फिर चुंबकीय लॉकिंग टूट जाएगी और सिंक्रोनस मोटर अपने सिंक्रोनस स्पीड में नहीं घूमेगी। तो यहाँ पास पुल आउट का मतलब ये हुआ कि जो एक मैक्सिमम टार्क से मोटर क्या करती है? खींचती है। ये जो स्पीड, इसकी स्पीड जो है, ठीक है, इस पर जो हमने लोड डाला, तो यहाँ पास क्या किया हमने? लोड डाला। इस लोड को हमने क्या किया? अप्लाई कर दिया। यहाँ पास लोड डाला। अब लोड डालने पर ये जो इसकी सिंक्रोनस स्पीड से रोटर की स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। तो कम इतना हो गई कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया? यहाँ पास इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 90 डिग्री। तो इसके बीच का जो एंगल है कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब थोड़ा भी हम इस पर लोड डालते हैं, क्या करते हैं? इस पर लोड को हम बढ़ाते हैं थोड़ा भी, तो हमको पता है कि ऐसी इसमें कंडीशन है कि ये मैक्सिमम इसकी लोड की स्थिति हो गई। अब इससे ज़्यादा 90 डिग्री से ज़्यादा लोड को हम बढ़ाते हैं तो इस पर जो लॉकिंग है मैग्नेटिक लॉकिंग टूट जाएगी। हमको यह चीज़ पता है, ठीक है। तो इसमें जब हम लोड डालेंगे तो मैग्नेटिक लॉकिंग टूट जाएगी। तो जो जिस स्थिति में अभी जितना भी इसकी लोड खींचने की स्थिति है वही मैक्सिमम स्थिति को ही हम क्या बोलेंगे? जो मैक्सिमम लोड खींचने की स्थिति है उसी स्थिति को हम बोलेंगे यहाँ पास पुल आउट टार्क। सिंक्रोनस मोटर में लोड डालने पर उसकी जो मैग्नेटिक लॉकिंग है, मैग्नेटिक लॉकिंग को बिना तोड़े जो एक सिंक्रोनस स्पीड में मैक्सिमम भार को, मैक्सिमम टार्क को खींचने के लिए वह क्या करती है? खींचने के लिए जो उसकी क्षमता है तो उस क्षमता को बनाए रखती है, और जो मैक्सिमम अधिकतम उसकी पावर जब इम्प्रूव करती है, जो पावर इम्प्रूव करती है तो वो एक मैक्सिमम पावर को, मैक्सिमम टार्क को खींचती है। जो जिस स्थिति में मैक्सिमम टार्क को खींचेगी वह उसका स्थिति क्या कहलाएगी? पुल आउट टार्क, ठीक है, पुल आउट टार्क कहलाएगी। तो पुल आउट टार्क के बारे में इतना आपको याद रखना है। अब आपको यहाँ पास एक चीज़ हम बताएंगे कि ये दोनों चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, इन दोनों को हम समझा दिए। ओके, अब आपको हम बताएंगे यहाँ पास कि आखिर सिंक्रोनस मोटर में जो मैक्सिमम पावर है, सिंक्रोनस मोटर में जो मैक्सिमम पावर है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, उसके फैक्टर क्या होते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर में मैक्सिमम पावर उत्पन्न होने की अधिकतम शक्ति क्या है?
जो अब टॉपिक रहेगा तुल्यकालिक मोटर में अधिकतम सिंक्रोनस मोटर में अधिकतम टार्क उत्पन्न करने की स्थिति सिंक्रोनस मोटर द्वारा, ये तो ऐसे लिख सकते हैं, सिंक्रोनस मोटर द्वारा उत्पन्न अधिकतम शक्ति, इसी को बोले तो मैक्सिमम टॉर्क, इम्प्रूव नहीं डेवलप लिख सकते हैं, मैक्सिमम टॉर्क डेवलप्ड बाय सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर द्वारा उत्पन्न अधिकतम शक्ति, तो सिंक्रोनस मोटर द्वारा उत्पन्न अधिकतम शक्ति एक किस कंडीशन में अधिकतम शक्ति उत्पन्न करेगी। एक छोटा सा फार्मूला है जो बहुत ही ईजी है, आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो इस फार्मूले की सहायता से हम समझ पाएंगे कि जो सिंक्रोनस मोटर है वो अधिकतम अपनी शक्ति कब उत्पन्न करेगी। अभी इसके बारे में मैं चर्चा ही किया, उसको फिर से बताता हूँ। तो यहाँ पास जो मैकेनिकल पावर है इसकी क्या है, शक्ति मतलब पावर, कौन सी पावर यहाँ पास, मैकेनिकल। तो यहाँ पास जो मैकेनिकल पावर है, तो मैकेनिकल पावर बराबर होगी हमारी बैक ईएमएफ वोल्टेज, बैक ईएमएफ इनटू वोल्टेज, और इसका जो यहाँ पास प्रतिघात होगा वो कैसा होगा, सिंक्रोनस स्पीड में होगा। और यहाँ पास एक चीज़ है जो साइन अल्फ़ा, तो इस कंडीशन में क्या होगी, मोटर अधिकतम टार्क उत्पन्न करेगी। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि जो अधिकतम टार्क उत्पन्न करने की स्थिति है वो मेन तो इस पर डिपेंड करेगी। जब इसका मान साइन अल्फ़ा बराबर 1 हो जाता है, तो फिर साइन अल्फ़ा बराबर जब 1 हो जाता है तो यहाँ पास जो लोड एंगल होगा क्या होगा, यहाँ पास जो लोड एंगल होगा, लोड एंगल क्या है, अल्फ़ा। जब लोड एंगल अल्फ़ा का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो लोड एंगल अल्फ़ा का मान जब 90 डिग्री होगा उस कंडीशन में क्या होगा, तो साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान होता है 1 होता है। तो साइन 90 का मान जब 1 हो जाएगा तो फिर हम इस अल्फ़ा के स्थान पर क्या रख देंगे, मैक्सिमम टार्क उत्पन्न कब करेगा, अधिकतम शक्ति उत्पन्न तब करेगा जब अल्फ़ा की जगह क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। बताया था अभी, अल्फ़ा का मान यदि 90 डिग्री मैंने रख दिया यहाँ पास, तो अल्फ़ा बराबर यहाँ रख दिया मैं 90 डिग्री। साइन 90 का मान होता है 1 होता है, तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, इस पूरे की जगह हम 1 लिख देंगे। तो ठीक है, हम इस पूरे की जगह क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। तो इस पूरे की जगह जब हम 1 लिख देंगे तो यहाँ पास जो हमारा निकल के आएगा, तो ये वोल्टेज हो जाएगा रिएक्टेंस, और यहाँ पास 1 लिखेंगे तो 1 गुणा इस इधर करने पर कोई इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, तो फिर हम 1 यहाँ पास हटा देंगे।
तो हमारा जो मेन अधिकतम शक्ति उत्पन्न करने की स्थिति को जो दर्शाएगा, तो ये वाला फार्मूला दर्शाएगा। तो इन चीज़ों के ऊपर अधिकतम शक्ति उत्पन्न हमारी होती है। तो यहाँ पास EB क्या है, बैक EMF है, आपको पता है। V क्या है, वोल्टेज है, V वोल्टेज है। और यहाँ पास X S ये दोनों क्या है, तो यह सिंक्रोनस क्या है, यहाँ पास रिएक्टेंस है। तो इन दोनों के ऊपर क्या करेगी हमारी मैकेनिकल जो पावर है, क्या है यहाँ पास पावर है जो वो अधिकतम होगी। इन तीनों के ऊपर आपको पावर का पूछे कि अधिकतम पावर कब उत्पन्न करेगी, एक तुल्यकालिक मोटर अधिकतम शक्ति कब उत्पन्न करेगी, ये फार्मूला ऑप्शन में दिया है, तो इससे आप बता सकते हैं। या फिर ऑप्शन में दिया है कि बैक EMF वोल्टेज रिएक्टेंस सिंक्रोनस, ठीक है, ऑप्शन में इसको दिया है। तो फिर आप इस फार्मूले को याद रखे रहेंगे तो उसको भी आप सही ठीक कर सकते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अब इसमें हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मैक्सिमम डेवलप कब होता है इसमें टॉर्क। ओके, इसको अब हम इरेज करते हैं। अब इसका हम देख लेते हैं कि सिंक्रोनस जो मोटर होती है, अभी तक हमने उसमें क्या किया, एक्साइटेशन को 2-3 स्थितियाँ हमने पढ़ा था। एक्साइटेशन को स्थिर रखा था, लोड एंगल को स्थिर रखा था, और सामान्य सिंक्रोनस मोटर थी वो भी मैं देख लिया था। इससे पहले आदर्श सिंक्रोनस मोटर थी, उसमें भी हमने देख लिया था कि यदि आदर्श सिंक्रोनस मोटर हो या सामान्य सिंक्रोनस मोटर हो, उसमें एक्साइटेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, मैं देख लिया था। अब देखेंगे कि जो हमारी एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन वो कैसा रहेगा। सामान्य भी हो सकता है अर्थात नॉर्मल, अंडर एक्साइटेशन भी हो सकता है, और ओवर एक्साइटेशन भी हो सकता है। लेकिन मोटर कैसी है हमारी, यहाँ पास सामान्य मोटर है। इन सामान्य मोटरों में हम क्या करेंगे, एक्साइटेशन को बढ़ाएंगे, घटाएंगे, और उसमें नॉर्मल भी रखेंगे। इन तीनों स्थितियों पर हम देखेंगे कि लोड बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। इस चीज़ को नहीं देखा था। ये अपना आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर का, और इसके बारे में फिर ख़त्म हो जाएगा इसके उपयोग बताने के बाद। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ सिंक्रोनस मोटर जो लोड डालने पर विभिन्न स्थितियों में कैसे हमको यहाँ पास दिखती है, मतलब कैसे उसमें बदलाव आते हैं। तो डीसी एक्साइटेशन की विभिन्न स्थितियों पर लोड के बढ़ने का प्रभाव। डीसी एक्साइटेशन के विभिन्न स्थितियों पर लोड यानी भार के बढ़ने का प्रभाव। बढ़ने का प्रभाव। तो इसमें डीसी एक्साइटेशन के विभिन्न स्थितियों पर लोड के बढ़ने का प्रभाव। लोड क्या हो रहा, बढ़ रहा है, और यहाँ पास एक्साइटेशन कैसे है, वो विभिन्न प्रकार के हैं, मतलब नॉर्मल, अंडर, ओवर, इन तीनों स्थितियों में हम देखेंगे। और लोड क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे। तो यदि हमारा यहाँ पास एक्साइटेशन जो है वो कैसे है, नॉर्मल है, तो आप जानते हैं कि नॉर्मल ही एक्साइटेशन को, वीडियो कैसा रहा, ठीक है, वीडियो सही है। तो आप जानते हैं कि नॉर्मल एक्साइटेशन को ही क्या बोलते हैं, नॉर्मल एक्साइटेशन, मतलब सामान्य उत्तेजन। तो सामान्य उत्तेजन को ही क्या बोलते हैं यहाँ पास, 100% एक्साइटेशन।
100% एक्साइटेशन। तो इसको आप चाहे सामान्य एक्साइटेशन बोले या तो फिर 100% एक्साइटेशन बोले। अब इसमें हम जो पुरानी स्थिति होती थी, तो नॉर्मल एक्साइटेशन में जो पुरानी स्थिति होती थी वो बैक ईएमएफ, क्या बैक ईएमएफ और वोल्टेज का जो मान है वो कैसे होते थे, दोनों एक दूसरे के समतुल्य होते थे। दोनों एक दूसरे के समतुल्य होते थे, तो एक दूसरे के समतुल्य ही रहेगा, एक दूसरे के बराबर रहेगा। तो यहाँ पास बैक ईएमएफ का मान क्या रहेगा, यहाँ ये भी बैक ईएमएफ और वोल्टेज भी हो गई। सामान्य स्थिति में ये हो गई हमारी बैक ईएमएफ और यहाँ पास करंट हो गई, कैसी करंट, आर्मेचर करंट। और यहाँ बैक ईएमएफ क्या है, बैक ईएमएफ ए बी है। इस बैक ईएमएफ के बीच का जो मान है अल्फ़ा डिग्री है और रिजल्टेंट जो हमारा निकल के आता था तो ई आर हमारा रिजल्टेंट निकल के आता था। तो इस प्रकार से हम सामान्य स्थिति में ये चीज़ हमको देखने को मिलता था। अब इस सामान्य एक्साइटेशन है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, लोड के बढ़ने का प्रभाव देख रहे हैं। तो लोड के बढ़ने का प्रभाव इस पर क्या होगा, लोड बढ़ाने पर सबसे पहले क्या बढ़ता है, लोड एंगल बढ़ेगा, लोड एंगल बढ़ेगा। तो हमने लोड बढ़ाकर यहाँ लोड एंगल को क्या किया, बढ़ा दिया। तो लोड एंगल का मान यहाँ अल्फ़ा से बढ़कर क्या हो गया, अल्फ़ा 1 हो गया। और ये हमारी जो बैक ईएमएफ है, तो बैक ईएमएफ का जो परिमाण है तो परिमाण नहीं बढ़ा, वो क्या है, एक बराबर ही परिमाण है। जितना परिमाण यहाँ था उतना ही परिमाण है, बस उसके एंगल को मैंने चेंज किया। तो यहाँ पास बैक ईएमएफ ए बी थी, तो बैक ईएमएफ जो हमको नया मिला ए बी 1 मिल गया। बैक ईएमएफ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ उसके एंगल में परिवर्तन होने की वजह से बैक ईएमएफ का भी नाम हमने अलग दे दिया। बाकी ऐसा नहीं हुआ कि बैक ईएमएफ अभी इतनी थी तो वो घट बढ़कर इतनी हो गई, बढ़ गई या फिर घट गई, उसका एम्पलीट्यूड कोई कुछ, उसका जो उसका परिमाण है वो कुछ नहीं बढ़ा, वो अस्थाई है, ठीक है। तो लोड एंगल बढ़ने पर, लोड बढ़ने पर लोड एंगल बढ़ा, बैक ईएमएफ बी ई बी से ई बी 1 हो गई। और यहाँ पास आर्मेचर जो करंट है, तो यदि लोड एंगल बढ़ा तो फिर आर्मेचर करंट भी बढ़ेगी, तो आर्मेचर करंट भी यहाँ पास क्या होगी, बढ़ेगी। आर्मेचर करंट के बढ़ने से ये एंगल क्या हो गया, नीचे आ गया। तो फिर परिणामी इसका जो एंगल होगा वो भी थोड़ा इसके सीधाई पे नहीं रहेगा, थोड़ा इधर ही झुकेगा। चूँकि जो इसके बीच का दोनों का मान होता है वो कितना होता है, आपको पता है कि इन दोनों के बीच का मान 90 डिग्री होता है। ये झुक गया तो फिर रिजल्टेंट को झुकना ही पड़ेगा, तो ई आर हो गया रिजल्टेंट। तो ई आर से बढ़कर इसने क्या बन गया, ई आर 1 बढ़ गया। यहाँ पास फाई रहा होगा, आपको याद है शुरुआती में, तो वो फाई भी क्या हो गया, फाई 1 हो गया। ये आर्मेचर करंट थी जो नॉर्मल कंडीशन में थी, तो आर्मेचर करंट भी अब आई ए से क्या हो गई, आई 1 हो गई, आई ए 1 हो गई। तो यह स्थिति हमको कब मिलती है देखने को, जब एक्साइटेशन नॉर्मल हो या तो फिर 100% हो और इसमें लोड बढ़ाया जाए, तो उस कंडीशन में हमको यह देखने को मिलता है। तो इसमें आप सिंपली लिख सकते हैं कि हमको क्या क्या इसका जो रिजल्ट हुआ तो हमको देखने को मिला। तो लोड बढ़ाने पर क्या करने पर, लोड बढ़ाने पर तो क्या हुआ, लोड बढ़ाने पर, लोड बढ़ाने पर अल्फ़ा का मान बढ़कर अल्फ़ा 1 हो गया। अल्फ़ा का जो मान है क्या हुआ, बढ़कर अल्फ़ा 1 हो गया, अल्फ़ा 1 हो गया। अब इतना नहीं लिखते, आप समझ सकते हैं। और इसमें बैक ईएमएफ क्या हो गई, बैक ईएमएफ जो हमारी ए बी है, ए बी का मान ए बी 1 हो गया। इसके नीचे लिखते हैं अब हम
इसमें जो परिणामी वोल्टेज है तो यहाँ R बढ़कर क्या हो गया, E R1 हो गया। फाई क्या हो गया, फाई बढ़कर क्या हो गया, यहाँ पास फाई 1 हो गया। आर्मेचर करंट क्या हुई, आर्मेचर करंट IA बढ़कर क्या हो गई, IA1 हो गई। तो यहाँ पास क्या, पावर फैक्टर एंगल बढ़ गया। तो फिर पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर एंगल बढ़ने पर जो पावर फैक्टर है वो क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पास पावर फैक्टर क्या हो गया, घट गया। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये हमारी स्थिति कैसी थी, नॉर्मल। अब देखेंगे हम कि अंडर एक्साइटेशन में क्या होता है। अंडर एक्साइटेशन में देखेंगे तो इसको हम 100% को यहाँ मिटा देते हैं ताकि हम अंडर वाले को लिख सकें। तो दूसरी यहाँ पास स्थिति है, क्या है, दूसरी स्थिति। तो यहाँ अंडर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन। तो फिर अंडर एक्साइटेशन में क्या है मामला। तो एक हमारी जो अंडर एक्साइटेशन की पहले हम मोटर बनाते हैं तो वो हमारी मोटर कुछ इस प्रकार से होती है। अंडर एक्साइटेशन में जो बैक ईएमएफ होता है वो क्या होता है, कम होता है। किससे कम होता है, जो इसकी मेन वोल्टेज है इससे कम होगा बैक ईएमएफ का मान। तो बैक ईएमएफ का मान कम होने का मतलब यहाँ वोल्टेज क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये हो गई हमारी बैक ईएमएफ। अब इसमें वोल्टेज ज़्यादा होगी तो वोल्टेज हमारी ज़्यादा रहेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बैक ईएमएफ का मान क्या होगा, यहाँ पास कम होगा। ये बैक ईएमएफ है और ये बैक ईएमएफ का मान क्या होगा, कम होगा। इसके बीच का एंगल जो होगा तो वो कितना होगा, अल्फ़ा होगा। अब इसमें हम बताए थे कि जिधर साइड क्या होती है, परिमाण ज़्यादा होता है तो परिणामी जो इसमें एंगल होता है, रिजल्टेंट वोल्टेज होता है वो उधर की ओर झुकता है। तो यहाँ पास कुछ इस प्रकार से इधर की ओर झुक जाएगा। तो यहाँ पास झुकेगा तो हमने क्या किया, झुका दिया। तो इसका क्या हुआ, ये रिजल्टेंट, इसका ये रिजल्टेंट वोल्टेज हुआ। अब इससे क्या होता है, 90 डिग्री जो करंट होगी तो हमेशा 90 डिग्री रहेगी। तो 90 डिग्री हमने क्या किया, इसको ऐसे 90 डिग्री बना दिया। इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। और ये एंगल जो है तो हमारा क्या है, अल्फ़ा है। यह एंगल क्या है, अल्फ़ा है। और करंट IA है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको याद रखना है कि यदि इस पर हम लोड को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, लोड को बढ़ाते हैं। तो लोड को हमने बढ़ा दिया, यहाँ पास ये लोड को हमने बढ़ा दिया। बैक ईएमएफ का मान ज्यों का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन लोड एंगल में हमको अल्फ़ा बढ़कर अल्फ़ा 1 हो गया और इसकी बैक ईएमएफ AB 1 हो गई। अब इसमें जो होता है तो लोड बढ़ाने पर, अंडर एक्साइटेशन में लोड बढ़ाने पर इसकी जो करंट है तो करंट भी बढ़ती है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। करंट भी बढ़ती है ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत होगा। इसमें लोड बढ़ाने पर करंट का जो करंट के बीच में यहाँ मेन वास्तविक करंट है जो, तो वास्तविक करंट से क्या होती है, ये करंट बिल्कुल एंगल की ओर, यूनिटी की ओर झुकती है, ना कि यह लैगिंग की ओर बढ़ती है। तो इस चीज़ को आपको विशेष याद रखना है कि इसमें जो करंट का मान है तो वो घट कर क्या होगी, IA से घटकर IA1 हो जाएगी। तो यहाँ पास जो पहले था एंगल क्या था, अल्फ़ा था। अब इसमें जो हमको एक नई एंगल मिली तो एक यहाँ से मिला, यहाँ से मिला, तो ये एंगल घटकर क्या हो गया, अल्फ़ा 1 हो गया। तो फिर यह एंगल घटा तो क्या घटेगा, यहाँ पास रिजल्टेंट भी घटेगा। तो रिजल्टेंट हमारा यहाँ घटेगा, क्योंकि इसके बीच का जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, इसके बीच की डिग्री जो होगी तो वो होगी 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हमको ER1 भी मिल गया। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, यहाँ पास हम लिखते हैं। तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ, EB बढ़कर क्या हो गई, EB1 हो गई। अल्फ़ा क्या हो गया, अल्फ़ा बढ़कर अल्फ़ा 1 हो गया। रिजल्टेंट क्या हो गई, रिजल्टेंट इसमें बढ़कर, रिजल्टेंट यानी वोल्टेज R
बढ़कर ER1 हो गया, ER1 हो गया। अब इसमें क्या हुआ, जो करंट है, करंट भी क्या है, करंट अपनी उतनी ही है, लेकिन वह यूनिटी की ओर थोड़ा खिसक गई है, तो वो लोड एंगल को इसमें हम बताएंगे। तो इसमें जो करंट है तो वो करंट I से क्या हो गई, बढ़कर I1 हो गई, करंट I से बढ़कर I1 हो गई। अब इसमें हमको घटा क्या है, तो यहाँ पास जो घटा है तो फाई का मान घटा है। फाई का मान क्या हुआ है, फाई का मान घटकर फाई1 हो गया। फाई का मान यहाँ पास ये घटा है, तो यहाँ पास जब पावर फैक्टर एंगल का मान घटा है तो फिर पावर फैक्टर क्या होगा, आपको पता है कि पावर फैक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। पावर फैक्टर क्या होगा, बढ़ेगा।